डिविडेंड का रिवीजन करते हैं और डिविडेंड का रिवीजन करने के लिए पहले एक बार इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। और ये डिविडेंड इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड में आपके तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तीन टाइप के फॉर्मूले के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पहला बनता है, एक तो आपके वॉल्टर, दूसरा गॉर्डन, तीसरा एमएम अप्रोच, और दो टाइप के और बनते हैं जो आपको अगली स्लाइड पे दिखेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन वॉल्टर के फॉर्मूले की बात करते हैं। डिविडेंड में डिविडेंड का जो क्वेश्चन होता है, वॉल्टर के फॉर्मूले की बात करते हैं डिविडेंड के क्वेश्चन में। देखो ध्यान से सुनना एक बात को कि वॉल्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P0 इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन के डिवाइड बाय के। तो सबसे पहले अपन आर अपॉन के को सॉल्व करना है। इसमें सॉल्व करने में ध्यान रखना परसेंटेज, दोनों ऊपर भी परसेंटेज होगी और नीचे भी परसेंटेज होगी, तो परसेंटेज का ध्यान रखना। फिर ई में से डी वाले को सॉल्व करना, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, फिर डी जोड़ना। सॉल्व करने का तरीका बता दिया, डिवाइड बाय के ई करना। यहाँ पे जो आपका डी होगा वो आपका डिविडेंड होगा, ई आपका ईपीएस होगा, अर्निंग पर शेयर, जो मैंने कैपिटल सेक्शन में सिखाया था और उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है, रिवीजन वीडियो भी। और डी आपका डीपीएस होता है, डिविडेंड पर शेयर। के ई आपका जो होता है वो कैपिटलाइजेशन रेट होती है आपकी, कि कितनी आपकी कैपिटलाइजेशन की रेट है। ठीक है, और आपका फिर ये जो होता है ये, और या फिर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह सकते हो आपको के ई को। ठीक है, आर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है कि भैया किस रेट से हमारे को रिटर्न मिलेगा, और P0 आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होता है। ये फॉर्मूला आपको ढंग से याद होना चाहिए बढ़िया तरीके से, और मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब आपको इसमें से ध्यान रखना है कि अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के से ज़्यादा होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी से अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है, तो आपको डिविडेंड का जो है वो 0% डिविडेंड देना है। इट मीन्स कि आपका जो डीपीएस होगा वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी या मतलब कैपिटलाइजेशन रेट के इक्वल होता है, तो वहां पे आपका डिपेंड, वहां पे कोई मैटर ही नहीं करता कि आप कितना डिविडेंड दे रहे हो या कितना डिविडेंड नहीं दे रहे हो। आप जैसे 0 दो या 100% दो, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेस देन है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से या कैपिटलाइजेशन रेट से, तो आपको 100% डिविडेंड देना चाहिए। 100% डिविडेंड देना चाहिए, इट मीन्स कि आपका डीपीएस 100% होना चाहिए। ठीक है, आपका केई निकालने का क्या होता है, अगर कभी कभार क्वेश्चन में आपको केई ना दे तो कैसे निकालेंगे सर, अपन 1/p रेशियो भी कर सकते हैं। 1 क्या कर सकते हैं अपन, पी रेशियो भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो अपन 1/p रेशियो करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, केई आ जाएगा। सर अगर अपन को कभी कभार आर ना दे तो आर बोले तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भैया, जो टोटल अर्निंग्स है, मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, ये टोटल अर्निंग्स, इसको मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में पूरे ढंग से बताया है। अर्निंग्स का मतलब होता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड करने के बाद जो बचता है वो अर्निंग्स होती है। उस टोटल अर्निंग्स में अगर अपन नंबर ऑफ शेयर्स का डिवाइड करेंगे एक तरीके से वो अर्निंग पर शेयर आ जाता है। ये जो पर शेयर आया है उसको अपन को पर पार में बदलना है। पर पार का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि अगर मेरे पास अर्निंग पर शेयर आया 2 रुपए, तो 2 रुपए आया तो उसको मुझे कितनी उसकी फेस वैल्यू है डिवाइड उससे करना है, मल्टीप्लाई मुझे 100 से करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। क्या बोला मैंने, जैसे 2 रुपए मेरे पास अगर ईपीएस आया तो उसको डिवाइड करना है मुझे पर पार से, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पर पार से डिवाइड करना है। इट मीन्स कि उसकी फेस वैल्यू से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय करना है 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी आ जाएगा। और आपके पास कभी कभार वो डीपीआर भी पूछ सकता है एग्जामिनर, डीपीआर मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो आपको क्या ध्यान रखना है भैया, डीपीएस अपॉन ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। और आप सीरियसली मानोगे नहीं, ये जो नवंबर 20 में जो क्वेश्चन आया था वो उस वॉल्टर पे बेसिस पे ही आया था। नवंबर 20 का जो क्वेश्चन था वो आपके वॉल्टर पे बेसिस पे था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था कंपलसरी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब अपन बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की। तो देखो गॉर्डन मॉडल ने आपको क्या क्या रखा है कि अगर आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, क्या बोला मैंने, अगर आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड रेट ऑफ गिवन है अगर क्वेश्चन में, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, P0 मतलब मार्केट जो प्राइस होगी शेयर की वो क्या होगी,
ई बोले तो अर्निंग पर शेयर ब्रैकेट में 1 - बी को मैं कह सकता हूं यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर भी कह सकता हूं, या फिर इसको मैं कह सकता हूं 1 - बी। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे अपन, के ई माइनस बी आर से। ये जो बी आर है इसका क्या मतलब है, चलो अपन इसको आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो ई है, ई का मतलब आपका ईपीएस होता है। जो बी है, ये जो बी लिखा था मैंने यहाँ पे, जो आपको ध्यान होगा, मैं और बता देता हूँ, ये जो मैंने बी लिखा था, ये मैंने जो बी लिखा था, इस बी का मतलब होता है आपका रिटेंशन रेशियो। कि मतलब जैसे मैंने 100 रुपए कमाया और 20 का अगर मैंने डिविडेंड दे दिया, तो इट मीन मेरा 80% मेरा क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 - डीपीआर। जो मेरा डीपीआर है उसको अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बी आ जाता है। तो 1 - बी मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइड बाय के ई माइनस बी आर। क्या है ये, बी आर। अब देखो आर क्या है आपके पास, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, के ई क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब मेन दिक्कत आती है कि सर ये बी आर क्या है। देखो बी आर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो, ये जो आपके पास जो बी आर है, ये जो मैंने लिखा है बी आर आप इसको एक तरीके से ग्रोथ भी कह सकते हो। समझ में आ गया। तो आपको क्या याद रखना है, ई ब्रैकेट में 1 - बी डिवाइड बाई के ई माइनस बी आर। तो बी क्या हो गया आपका रिटेंशन रेशियो, आर क्या हो गया आपका रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हो गया क्या, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी में, इसने ही गॉर्डन ने एक और फॉर्मूला दिया है। अगर आपके पास क्वेश्चन में रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न गिवन ना हो, अगर क्वेश्चन में आपके पास रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न गिवन ना हो, तो फिर आप मार्केट प्राइस शेयर का फॉर्मूला लगाओगे D1/KE माइनस जी। मतलब नीचे का पूरा सेम है, नीचे का इधर भी सेम है, नीचे का इधर भी सेम है। इस वाले फॉर्मूले भी सेम है, जहां पे देखो मेरा सर्कल जा रहा है, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। बस ऊपर यहाँ पे D1 है। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपने पास लास्ट ईयर का डिविडेंड था उसके अंदर अपन ग्रोथ जोड़ देते हैं। इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, D0 मल्टीप्लाई बाय 1 + G करके लिखेंगे। अदरवाइज आप इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। और G क्या होता है आपके पास, B इंटू आर, जो कि यहाँ पे था सेम। बी क्या होगा आपके पास, रिटेंशन रेशियो। आर क्या होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। D0 क्या होगा आपके पास, भैया लास्ट डिविडेंड। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं MM अप्रोच पर। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है MM अप्रोच, सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है MM अप्रोच का। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है MM अप्रोच। इससे ही क्वेश्चन आते हैं। MM अप्रोच में सबसे पहले स्टेप वाइज सीखेंगे। स्टेप फर्स्ट, इसमें आपको सबसे पहले निकालना होता है P1। P1 कैसे निकाल सकते हो आप, भैया P0 ब्रैकेट में 1 + KE से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे D1 से। तो P1 क्या होता है आपके पास, मार्केट प्राइस एट एंड। एंड में आपके पास कितनी मार्केट प्राइस थी। P0 क्या होता है, मार्केट प्राइस एट बिगिनिंग। बिगिनिंग में आपके पास कितनी मार्केट प्राइस थी। D1 क्या होता है, वही डिविडेंड पर शेयर, आपके पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर कितना था वो लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, के आपके पास पता ही है, के क्या होता है भैया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। स्टेप सेकंड, आपको क्या निकालना होता है, डेल एन निकालना होता है। अब ये डेल एन निकालने के लिए क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट, भैया मुझे इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। मुझे ND1 का मतलब होता है कि भैया टोटल डिविडेंड मुझे कितना देना है। भैया टोटल मुझे इतना पैसा चाहिए कि भैया मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा चाहिए और मुझे डिविडेंड देने के लिए इतना पैसा चाहिए। और उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा कि भैया मेरे पास कितना पैसा है, मतलब मेरे पास कितनी अर्निंग्स है। ठीक है भैया, अब मेरे पास इतने पैसे की जरूरत पड़ गई। ये ऊपर वाला बताता है कि हाउ मच मनी नीडेड, कि भैया मेरे पास कितने पैसों की मुझे जरूरत है। डिवाइड कर देंगे अपन P1 से। P1 का मतलब होता है आपके पास मार्केट प्राइस एट एंड। ठीक है, तो इससे डिवाइड करने पर अपने पास क्या जाएगा, डेल एन आ जाएगा। जैसे देखो आई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ये आपको टोटल अर्निंग है, ये आपका टोटल अर्निंग था। ठीक है, ND1 आपका टोटल डिविडेंड है, और डेल एन आपका नंबर ऑफ शेयर जो री इशूड किए जाएंगे, वापस इशूड किए जाएंगे। ठीक है, अब आप स्टेप थर्ड की बात करते हैं, तो अपन इसमें निकालते हैं NP0। अब NP0 कैसे निकालेंगे, अपन NP0 निकालेंगे कि भैया n क्या है, प्लस डेल एन जोड़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय P1 से करेंगे, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग डिवाइड बाय 1 + KE।
ठीक है। अब एन यहाँ पे क्या होता है, एन यहाँ पे आपका होता है नंबर ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग थे एट बिगनिंग में आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर जो थे आउटस्टैंडिंग थे बिगनिंग में, ठीक है। P1 आपके पास मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट एंड कितना था, वो आपको ध्यान, आपने फर्स्ट स्टेप में वही निकाला था। NP0 आपका मार्केट प्राइस ऑफ टोटल शेयर की मार्केट प्राइस एट द बिगनिंग में कितनी थी, वो अपन ने स्टेप थर्ड से निकाल ली और यही क्वेश्चन की डिमांड थी। तो ये ध्यान रखना, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है। अगर आपको हर एक फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूले के स्टेप्स याद होंगे, फॉर्मूला कैसे करना है वो याद होगा, तो ये मान लेना 5 नंबर आपकी पॉकेट में है फ्री फोकट के। क्लियर हो गया। इसको अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मॉड्यूल में। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन MM अप्रोच के बेस पर ही गिवन है। अब अपन अदर मॉडल्स की बात करते हैं। एक होता है अपना ट्रेडिशनल मॉडल। देखो ट्रेडिशनल मॉडल में अपना जो होता है फॉर्मूला वो होता है P0 इक्वल्स टू M ब्रैकेट 1 D प्लस E बाय 3। E यहाँ पे क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। D आपका DPS होता है, डिविडेंड पर शेयर, और M आपका मल्टीप्लायर होता है। और ये 3 हमेशा 3 ही रहेगा, और मल्टीप्लायर आपको हमेशा गिवन होगा। ये आपको हमेशा क्या होगा, ये आपको गिवन ही होगा, ठीक है। समझ में आ गई, ये आपको हमेशा गिवन ही होगा। चलो अपन अभी अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब अपन बात करते हैं लिंटन मॉडल की। किसकी बात करते हैं, लिंटन मॉडल। ये थोड़ी सी फोटो कटी हुई आई है, इसको आप लिख लेना। लिंटन मॉडल की बात करते हैं। इसके अंदर आपका D1 कैसे निकलता है, D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और ये कैसे निकलता है D0, ठीक है। प्लस E को मल्टीप्लाई करना आपके टारगेट पे आउट रेशियो से, माइनस करना है D0, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है AF से, उसमें जोड़ना है आपको D0। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, स्टेप्स में आपको बता देता हूँ। आपकी फर्स्ट स्टेप ये होगी, सेकंड स्टेप आपको D0 माइनस करना है, थर्ड स्टेप में आपको एडजस्टमेंट फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फोर्थ आपको D0 इसमें ऐड करना है, एंड फिफ्थ आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, कि भैया अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय टारगेट पे आउट रेशियो, कि भैया मेरा अर्निंग ये है मेरी, इसमें मुझे लगता है कि मुझे 30% टारगेट है मेरा कि इतना पे करना है मेरे को, तो मतलब 3 रुपए, माइनस मैंने लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया था 2 रुपए, तो 1 रुपए बच गया। 1 रुपए को एडजस्टमेंट फैक्टर जैसे अपने पास गिवन है 5, तो 1 इंटू 5 कितना हो गया 5। अपने पास लास्ट ईयर डिविडेंड मैंने कितना पे किया था 2 ना, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, तो D1 कितना हो जाएगा आपके पास 7। आपको ऐसे ही निकालना है। ये आपका E इक्वल टू EPS है, AF इक्वल को आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है। आप इसको काट सकते हो नीचे वाली चीज को। समझ में आ गया आपको। देखो ये रिवीजन था, सब रिवीजन मोड पे होगा। अब आपको क्या करना है, ICA के मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको ट्राई कर सकते हो। इन्हीं फॉर्मूले पे बेसिस पे वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन फॉर्मूलों को आप लिख लो अपनी कॉपी में वीडियो देखते देखते, और आप इन सब क्वेश्चंस को ICA के मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।